आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लेंस से संबंधित कुछ निगमनों के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के एक सूत्र का निगमन किया था और यह सूत्र था n/v - 1/u = n-1/r। इस सूत्र का निगमन किया था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। आज इसी सूत्र की सहायता से लेंस से संबंधित सूत्र का निगमन करेंगे। ये पहली हेडिंग है हमारी, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसको लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। अधिकतर इस सूत्र का डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम्स में और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये ऐसा है क्या? तो मान लिया ये कोई बहुत पतला लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है मोटाई की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। पतला लेंस वो होगा जिसमें लेंस की जो मोटाई हो वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत कम हो। मान लिया कोई वस्तु O थी जो लेंस के बाईं ओर U दूरी पर रखी हुई थी। वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित होती हैं। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1। प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित होती हैं और अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं? I' पर बनाती हैं। होता क्या है, चूंकि यहाँ अगर केवल एक पृष्ठ होता, पहला वाला R1 वाला पृष्ठ होता, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता? I' पर बनता। परंतु जो किरण चलती है और दूसरे पृष्ठ से फिर से अपवर्तित होती है और तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है वस्तु का? I पर। तो वास्तव में O का प्रतिबिंब बना कहाँ? I पर। मगर यहाँ दो प्रक्रियाएं हुई। पहले R1 पहले पृष्ठ से अपवर्तित हुआ और उसके बाद में दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित हुआ, तब जाकर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I पर। तो इसको हम प्रूफ की भाषा में समझते हैं कि किन तथ्यों पर हम प्रूफ करेंगे। तो वस्तु O से पहले पृष्ठ पर जब अपवर्तन हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बना? I' पर। पहली बार अपवर्तन हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बना? I' पर। दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन हो रहा है तो I' क्या करेगा? इसके लिए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। अब दूसरा पृष्ठ वस्तु O नहीं होगी, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन? O नहीं होगी। कौन होगी वस्तु? I' क्या करेगा? दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और दूसरा पृष्ठ I' का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? I पर। तो दूसरा पृष्ठ के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? I पर। और वस्तु क्या होगी? I' और पहले वस्तु क्या थी? O। ये चीज ध्यान रखेंगे पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। तो यहाँ निगमन में हम लिखेंगे पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। अपवर्तन का सूत्र हमको मालूम है। माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? तो n। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? n। तो पहली स्थिति में वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? v' दूरी पर बन रहा है। तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n/, प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v' - 1/u = n-1/, और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1। अब जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो वस्तु कौन होगी? I'। वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? तो u' v - t, क्योंकि पहले हमने यहाँ से दूरी नापी थी, अगले दूसरे पृष्ठ के लिए दूरी कहाँ से नापेंगे? P2 से। तो ये t जो मोटाई है ये कम हो जाएगी। तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी? v' - t, और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? v। तो क्या करेंगे? दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो एक और चीज खास बात है, अपवर्तनांक हमें दिया गया था वायु से कांच के लिए, मगर दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा तो किरण कहाँ जाएगी? कांच से वायु में, और जब कांच से वायु में जाएगी तो माध्यम बदल जाएगा, और माध्यम बदलेगा तो बताया था अपवर्तनांक पहले का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो अब अपवर्तनांक कौन सा प्रयोग करेंगे? 1/n। तो दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के लिए n की जगह क्या रखेंगे? 1/n बटे v का मान हमारा कितना होगा? v ही होगा। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v - 1/u। u की जगह हम क्या डालेंगे? u' अर्थात v' - t = n-1 होता था, तो यहाँ 1/n - 1/r2।
ये दो चीज़ें अगर आपने समझ ली हैं तो आगे का तो मैथमेटिकल पोर्शन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पूरे समीकरण में n से गुणा, पूरे समीकरण में n से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, n इंटू 1/n अपॉन v माइनस, एक और चीज़ ध्यान देंगे, v डैश माइनस t को लगभग बराबर लिख देंगे v डैश के, क्योंकि जब मोटाई बहुत कम है तो उसको हम काउंटिंग में लेंगे ही नहीं, तो इसको डायरेक्टली हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1/v डैश और n से गुणा कर दी। इसके बाद में 1/n इंटू n हो गया माइनस 1 इंटू n, ऊपर वाले टर्म में हमने n से गुणा कर दी अपॉन r2, n से n कैंसिल हो गया, यहाँ भी n से n कैंसिल हो गया, तो अब टर्म क्या आया, 1/v माइनस n/v डैश इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा n अपॉन r2। थोड़ा सा हम इसमें चेंज करें, इस टर्म से हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर से, तो ये क्या हो जाएगा n-1 अपॉन r2। ध्यान रखेंगे, इसको हम गायब कर दें, माइनस कॉमन ले लिया हमने। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2 और इस वाली समीकरण को हम 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS इसका किस में जुड़ेगा, LHS में, और RHS किस में जुड़ेगा, RHS में। ध्यान रहेगा, तो पहले LHS लिखते हैं इसका, n/v डैश माइनस 1/u प्लस यहाँ वाला लिखेंगे 1/v माइनस n/v डैश बराबर RHS लिख लेंगे n-1/r1 और ये टर्म लिखेंगे तो -n-1/r2। ध्यान देंगे n/v डैश माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया, तो क्या टर्म आया 1/v प्लस का पहले माइनस 1/u, देखेंगे दोनों के पास n-1 कॉमन है तो क्या जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये टर्म यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ही आसान रहा होगा। अब हम बात करेंगे लेंस की। हम लोगों ने 8 स्थितियां पढ़ी थी और उन 8 स्थितियों में हमने पढ़ा था अगर वस्तु अनंत दूरी पर हो, अनंत पर कहीं कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर बनता है। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर। इसका प्रयोग करेंगे जब u बराबर इनफाइनाइट, तब v बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी स्मॉल f। ध्यान रहेगा, तो अब यहाँ वैल्यू डाल देंगे 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से क्लियर, 1/इनफाइनाइट का मान क्या हो जाएगा, 0, गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। एक ही हमारा फार्मूला आ गया, एक तो ये फार्मूला था और एक फार्मूला ही आ गया। ये फार्मूला एक और चीज़ डिक्लेयर करता है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फोकस दूरी जो है लेंस की वो किस पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। वक्रता त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, और अपवर्तनांक जितना ज़्यादा या कम होगा उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा फोकस दूरी पर। ध्यान रहेगा, ये समीकरण नंबर 3 हमने मान ली और ये समीकरण नंबर 4 मान ली। समीकरण 3 बराबर 4 से ध्यान देंगे इस समीकरण का RHS और इस समीकरण का RHS बराबर है तो इनके LHS भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इनके दोनों के RHS बराबर हैं तो इनके LHS भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या फार्मूला आ जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका फार्मूला आ गया लेंस मेकर के सूत्र का। इतना समझ लिया। ध्यान रखेंगे, आपको बताया है हमने कि जब आप प्रूफ को समझ रहे हों तो एक बार आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठिए और जो टर्म हम यहाँ बताते जाते हैं उसको मैच करते हुए सीखिए, बहुत आसानी से। दूसरे सूत्र की बात करेंगे जब लेंस के दोनों ओर अलग अलग माध्यम होंगे। अब हम बात करेंगे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर इस पर न्यूमेरिकल इस डेरिवेशन को पूछ लिया जाता है 1 से 2 नंबर में। तो इसके बारे में समझेंगे आखिर न्यूटन का सूत्र क्या है।
तो न्यूटन के सूत्र के अकॉर्डिंग बताया था, अगर किसी भी लेंस से किसी वस्तु के अपवर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब बन रहा है और इस प्रतिबिंब से दूरियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। अगर वस्तु की दूरी प्रथम फोकस से x है, प्रथम फोकस ये है, और इससे वस्तु की दूरी कितनी है x, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है x डैश। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x है, द्वितीय फोकस से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कितनी है x डैश है। प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f है, द्वितीय फोकस दूरी f डैश है। तो इनके बीच क्या संबंध होता है, तो न्यूटन ने बताया था x इंटू एक्स डैश बराबर होगा f इंटू एफ डैश के। इसको हम न्यूटन का सूत्र कहते हैं और अधिकतर इसके निगमन के बारे में पूछा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके निगमन को समझने के लिए हमको समरूप त्रिभुजों के बारे में समझना है। वैसे तो हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित निगमन में समरूप त्रिभुज को समझा था, अगर नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लीजिए। फिर भी यहाँ समरूप त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके कोई दो कोण आपस में बराबर हों, मान लिया एक त्रिभुज है, इसका कोण 90 अंश है, इसका भी एक कोण 90 अंश है, ये वाला कोण और यह वाला कोण दोनों त्रिभुजों के, एक ये कोण इस वाले त्रिभुज के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे बोले जाएंगे, समरूप। अगर कोई दो त्रिभुज कोणों में दो कोणों में आपस में बराबर है या किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो ऐसे जो त्रिभुज हैं वो समरूप त्रिभुज बोले जाते हैं। अब इसके बाद इनकी खासियत क्या होती है, तो जो त्रिभुज समरूप हैं, जैसे ये त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, तो इनकी संगत भुजाओं का, एक जैसी दिखने वाली भुजाओं का अनुपात नियत होगा। अगर इसको हम x मान लें, ये x डैश मान लें, इसको y मान लें, इसको y डैश मान लें, z मान लें, इसको z डैश मान लें, तो इनका अनुपात क्या होगा, नियत होगा या बराबर। मतलब ये x किसके संगत है, x डैश के, तो x बटा x डैश बराबर होगा y किसके संगत है, y डैश के, तो y बटा y डैश के, और z किसके संगत है, z डैश के, तो z बटा z डैश। मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है या नियत होता है। अब अगर इसको हमने समझ लिया है तो प्रूफ समझने में हमें बहुत आसानी होगी। ध्यान देंगे, चित्र को हमने समझा, कोई वस्तु AB थी, AB से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात फोकस F2 से होकर जाती है, जबकि जो दूसरी किरण है वो फोकस F1 से होकर जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं, B डैश पर मिलती हैं और वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश वहीं पर बनता है। प्रथम फोकस दूरी F है, द्वितीय फोकस दूरी F डैश है। वस्तु की प्रथम फोकस से दूरी x है और प्रतिबिंब की द्वितीय फोकस से दूरी क्या है, x डैश है। अब ध्यान देंगे इन त्रिभुजों के नाम, त्रिभुज ABF1, त्रिभुज ABF1 तथा त्रिभुज F1CD, F1C और इसको हमने नाम दे दिया D। एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। हम ये नहीं लिखेंगे क्यों समरूप है, इसको समझ लेंगे क्यों समरूप है। लंबवत ये है और लेंस भी कैसा है, लंबवत, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, 90 अंश के। दूसरा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख है, दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो कैसा कोण बनता है, शीर्षाभिमुख। तो ये वाले 90 अंश के कोण बराबर हो गए और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, अतः यह दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। और अगर समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात नियत होगा। यहाँ लंबवत भुजा कौन सी है, AB, और इसकी लंबवत भुजा कौन सी है, CD। तो AB बटे CD बराबर होगा AF1 बटे F1C। देखिए लंब भुजा लंब के अनुपात में और आधार भुजा आधार वाले के अनुपात में, AF1 बटे F1C, दोनों का अनुपात हमने बराबर कर दिया। इसी प्रकार अब दो त्रिभुज और ले लेंगे, त्रिभुज F2CQ, इसको नाम हमने दे दिया
क्यू। तो त्रिभुज F2CQ और F2A'B', इसी प्रकार त्रिभुज F2A'B' व त्रिभुज F2CQ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। समरूप क्यों हुए? ये वाला कोण 90 अंश और ये वाला कोण भी 90 अंश। यह दोनों कोण कैसे हो गए? शीर्षाभिमुख हो गए हैं। तो जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं, दो कोण आपस में बराबर हो गए, त्रिभुज कैसे हो गए हैं? समरूप। अब क्या ध्यान देंगे, जब ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? नियत। ये लंबवत भुजा है और ये वाली भुजा भी लंबवत है, तो क्या हो जाएगा? A'(B' बटा CQ, A'(B' बटा CQ बराबर होगा A'(F2), आधार कितना है? A'(F2) बटे इसका आधार, दूसरे त्रिभुज का आधार कितना होगा? F2C, F2C। समझ गए? लंब भुजा को लंब के अनुपात में, आधार भुजा को इस आधार के अनुपात में। आधार कितना? A'(F2) और यहाँ से F2C, दोनों को बराबर कर दिया। अब ध्यान देंगे, चूंकि A'(B' समांतर रेखा है तो A'(B' किसके बराबर होगा? CD के। इसके A'(B' किसके बराबर होगा? CD के। व CQ जो हमने निकाला था, ये CQ किसके बराबर होगा? AB के। CQ बराबर AB के। तो मान रखने पर ये दोनों चीज़ समझ गए? समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो AB किसके बराबर हो गया? CQ के। और CD किसके बराबर हो गया? A'(B' के। इनका मान डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? CD बटा CQ की जगह AB बराबर A'(F2) बटे F2C। थोड़ा पलट दें इसको, तो AB बटे CD बराबर F2C बटे A'(F2। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बराबर 2 से देखिए, इसका LHS, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS बराबर है। तो अगर दो समीकरणों के LHS बराबर है तो उनके RHS भी बराबर होंगे। तो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तब क्या हो जाएगा? AF' बटे F'(C), इसको लिख दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले टर्म के। F2C बटे A'(F2), ये टर्म आ गए। अब इनके मान निकालेंगे। AF' कहाँ चला गया? F1, सॉरी F' बोल रहे हैं। AF1 इसका मान कितना है? X। AF1 का मान कितना है? X। बाईं ओर है तो माइनस का रहेगा, बटे F1C। F1 से C की दूरी कितनी है? स्मॉल f बराबर F2C। F2 से C की दूरी कितनी है? स्मॉल f' बटे में, इसको f को भी माइनस रखेंगे क्योंकि बाईं ओर है। और F2A' का मान कितना है? स्मॉल x डैश। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स डैश बराबर f इंटू एफ डैश। ये हमारा न्यूटन का सूत्र निगमित हो गया। हमें ध्यान रखना है, जब हम निगमन करते हैं तो निगमन करते समय चित्र को विशेष रूप से समझना है। और दूसरी चीज़, अगर आप केवल इस वीडियो को देखकर निगमन समझना चाहते हैं तो थोड़ा आपके लिए कठिन होगा। निगमन समझते समय आपको अपनी बुक या नोटबुक अपने पास में रखनी है। दूसरी चीज़, निगमन को आप कंटिन्यू समझें, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि एक निगमन दूसरे निगमन से संबंधित होता है। तो अगर आप लगातार इन निगमनों को समझेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब अगले निगमन के बारे में देखेंगे, दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र। तो हम बात करेंगे संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी की। मतलब अगर दो लेंसों को पास पास सटा के रख दिया जाए तो दो अलग अलग फोकस दूरी नहीं प्रदर्शित करेंगे, बल्कि एक ही लेंस की तरह व्यवहार करेंगे। तो वो अगर क्या होगा कि क्या हम दो लेंसों को एक साथ रखें तो उसकी
जो तुल्य फोकस दूरी होगी, एवरेज जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, इसके लिए हम बात करेंगे। तो मान लिया कोई दो लेंस हैं L1 L2 जो पतले हैं, बिल्कुल पास पास सटाकर रखे गए हैं। इसके सामने कोई वस्तु O रखी थी। O से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होती है। अगर लेंस L2 ना होता तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, I डैश पर बनता। परंतु लेंस L2 है तो इसके कारण क्या होता है, L2 से किरण पुनः अपवर्तित होती है और प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, जाकर I पर। मतलब वस्तु O से किरण चली और अगर केवल L1 लेंस होता तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती, I डैश पर। परंतु दूसरा लेंस भी रखा था तो पहले L1 से किरण अपवर्तित हुई, उसके बाद L2 से अपवर्तित हुई, तो प्रतिबिंब कहाँ बना जाकर, I पर बना जाकर। अब हम बात करेंगे कि निगमन इससे कैसे करें कि इनकी तुल्य फोकस दूरी, जो मतलब दोनों की टोटल फोकस दूरी है वो कितनी होगी। तो इसके लिए हम ध्यान देंगे कि वस्तु O से किरण चली, पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनाया गया, I डैश पर। I डैश दूसरे वाले लेंस के लिए कैसा कार्य करेगा, वस्तु का। जो I डैश होगा दूसरे लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा और L2 के द्वारा I डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनाया जाएगा, I पर। ठीक है, जैसा अभी हमने पहला प्रूफ किया था। तो पहले लेंस से अपवर्तन के लिए, अगर पहले लेंस से अपवर्तन होगा तब क्या आ जाएगा, 1/f1 बराबर 1/v, v का मतलब वस्तु, 1/f पहले लेंस की फोकस दूरी हमारी कितनी है, f1 बराबर 1/v प्रतिबिंब की दूरी, पहले लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना है, v डैश दूरी पर, माइनस 1/u, u वस्तु की दूरी यही है, हो गया। उसके बाद में दूसरे लेंस से अपवर्तन पर, दूसरे लेंस में क्या होता है, वस्तु क्या हो जाती है, I डैश और प्रतिबिंब क्या हो जाता है, I। तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, v डैश। तो 1/f2 इक्वल्स टू 1/v, प्रतिबिंब की दूरी v माइनस 1/v डैश। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 2 ये, समीकरण नंबर 1 ये है। तो 1/f1 + 1/f2, LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये 1/v डैश माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/f1 + 1/f2 इक्वल्स टू 1/v पहले लिख लेंगे, 1/u बाद में लिखेंगे। चूंकि 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, तुल्य फोकस दूरी डाल देंगे। तो 1/f1 + 1/f2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/f। अगर दो लेंसों को एक साथ जोड़ कर रखा गया है तो उनकी तुल्य फोकस दूरी जो है उसका फार्मूला ये आ जाएगा। ऐसे ही अन्य लेंसों को जोड़ेंगे तो उनका एक्सटेंड हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि 1/f1 और 1/f2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्षमता P1 P2, इसको भी इस तरीके से फार्मूला डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि 1/f बराबर क्या होता है, P, तो इसको P1 लिख दिया, इसको हमने P2 लिख दिया और इसको 1/f को डायरेक्ट P लिख दिया। तो दो लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी या टोटल क्षमता का जो सूत्र है वो हमने यहाँ पर निगमित किया है। आज के वीडियो में हमने लेंस से संबंधित निगमनों को समझा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और उनसे संबंधित निगमनों के बारे में। मतलब अगले वीडियो में हम प्रिज्म से संबंधित जो फार्मूले होंगे उनके निगमनों को समझेंगे। धन्यवाद।